हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज का ये वीडियो बड़ी खास है और सिर्फ उनके लिए है जो सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स हैं एंड पर्टिकुलरली दोज स्टूडेंट हु आर गोइंग टू राइट देयर एग्जाम ऑन डे आफ्टर टुमारो, दैट इज ऑन 24th जून, जो कि परसों आने वाला है। आज परसों उनका फर्स्ट पेपर आपका अकाउंटेंसी होता है, राइट? यस। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, कोई ये नहीं कि कॉन्सेप्ट नॉलेज या कुछ भी पढ़ाने नहीं जा रहा हूँ आपको। जाहिर सी बात है, परसों एग्जाम लिखने जा रहे हो आप, तो अभी पढ़ाने का कोई सेंस भी नहीं। बट कहते हैं ना कि अगर आप जितना बढ़िया भी प्रिपरेशन कर लो, लेकिन अगर एग्जाम में आप परफॉर्म करके नहीं आते हो या छोटे मोटे मिस्टेक करके आ जाते हो, उसकी वजह से हमारा रिजल्ट रह जाता है। क्योंकि ये कोई एकेडमिक तो है नहीं यार, ये प्रोफेशनल कोर्स है। तो आप जानते हो कि इसमें हमारे बच्चे एक एक नंबर से फेल कर जाते हैं। So each and every mark is very important, and you have to leave no stone unturned to bag marks. हर दकीका अपनाना है आपको, एक एक नंबर जोड़ना है आप। मैं इस वीडियो में आपके साथ आज ये करने जा रहा हूं कि मैं आपको ये गाइड करने जा रहा हूं कि जो आप एग्जाम लिखोगे तो कॉपी पे कैसे प्रेजेंट करना है, व्हाट शुड बी द स्टाइल एंड हाउ टू राइट योर आंसर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। नॉलेज जितना भी हो, अगर अपनी कॉपी पर ठीक से तरतीब से आंसर नहीं लिखा तो परहैप्स यू आर गोइंग टू मिस, राइट? या आप आप चाह के भी बढ़िया परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो मैंने इसमें बेस बनाने के लिए क्या किया है कि आपको जो एक ऑथराइज्ड कॉपी है उसको मैंने ले लिया है, जो कि मई जून जो कह लो आप, 22 की कॉपी है। उसका क्वेश्चन पेपर ले लिया है, पैटर्न समझ लेते हैं। और फिर इस कॉपी को आप देखो कि उसमें स्टूडेंट ने कैसे प्रेजेंट किया और कितना मार्क्स कमाया। वो स्टूडेंट जिसकी कॉपी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, वो 80.5 मार्क्स को लेके आया है 100 मार्क्स में। तो जब आप उस कॉपी को देखोगे तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि हाउ टू प्रेजेंट योर आंसर, नहीं, ऑन द आंसर शीट। ये आपको एक आइडिया मिल जाएगा। फिर एक क्वेश्चन का एनालिसिस कर लेते हैं कि क्या पैटर्न होगा, क्या स्टाइल होगा क्वेश्चन का। इससे फायदा है दो होगा। एक तो क्वेश्चन जब एग्जाम में मिलेगा तो आपको ये नहीं लगेगा कि कोई नई चीज या आपको समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन नंबर वन में कितने पार्ट होते हैं, ABCD होता है या ABC होता है, 1 2 होता है या सिर्फ एक ही पार्ट होता है। नहीं, कौन सा क्वेश्चन किस स्टाइल का रहता है, कितने मार्क्स का रहता है, एक काफी जान पहचान सा हो जाएगा आप। तो आप एग्जाम में जाओगे, जो 15 मिनट पहले आपको कॉपी मिल जाती है, वो इसी को देखने के लिए, चेक करने के लिए मिलती है। तो वो जो 15 मिनट की कॉपी जो होती है, चेक करने के लिए टाइम जो दिया जाता है, उसमें आप क्या करोगे, उसमें आप प्लान कर लोगे कि पहला क्वेश्चन हमें कौन सा लिखना है, बाद में कौन सा लिखना है, और क्वेश्चन पूरा एक पढ़ने का आपको टाइम मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले से पूरा आइडिया है आपको कि यार क्वेश्चन नंबर 1 पे क्या होगा, 2 पे क्या होगा, 3 पे क्या होगा, 5 पे, 6 पे क्या होगा। ये पूरा एक आइडिया आपको मिल गया है, तो जो कि आपको काफी मॉरली वहां पर बूस्टअप करने जा रहा है। प्लस आपका टाइम भी काफी सेव हो जाएगा। और ये जो मैं कॉपी दिखा रहा हूँ, जिस बच्चे ने 80.5 मार्क्स लेके आए हैं, उससे आपको काफी कुछ आइडिया मिल जाएगा कि हाउ टू प्रेजेंट आंसर, राइट ना? ये हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो फेस टू फेस क्लास में हमसे मिलते हैं, उनको मैं ये अक्सर गाइड करते रहता हूँ। तो आज मैंने एक जनरल वीडियो बना दिया कि हमारे और जो बच्चे हैं जो हमसे फेस टू फेस कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, वो बेचारे देख लें, उनको फायदा हो जाए। क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि एक सीए एग्जाम, पर्टिकुलरली सीए फाउंडेशन, जब आप बिल्कुल नए होते हो, आईसीआई के चाल ढाल आपको नहीं पता होता है, एक हैवोक होता है, एग्जाम फोबिया में आदमी डूबा रहता है, तो उस वक्त एक छोटा सा हेल्प भी आपको कितना हेल्प कर जाता है, आई कैन अंडरस्टैंड, बिकॉज मैं भी तो उस दौर से गुजरा हूं ना यार। या तो मैं आपके सामने वो कॉपी डालता हूँ, पहले क्वेश्चन दिखाता हूँ, फिर उसके आंसर आपको दिखाता हूँ, काफी कंफर्ट हो जाएंगे आप, काफी आपको वहां से आइडिया मिलेगा आपको, राइट? ये तो आप देखो, मैं यहाँ से सबसे पहले वो ना क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो यार, तुम्हारे स्क्रीन पे ये क्वेश्चन दिख रहा होगा, आप इसको देखो। लेट मी हैव पेन प्लीज। या ये देखो, May 22 का क्वेश्चन। कलर चेंज करने दो यार। या ये देखो, May 22 का है। फाउंडेशन न्यू सिलेबस, नहीं, प्रिंसिपल ऑफ
प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग, ये सब जो नाम वाम लिखे रहते हैं। तो कुछ ऐसा दिखेगा आपका क्वेश्चन पेपर। ठीक है, अब इसमें आप देखो, ये 3 घंटे का पेपर जो आपने लिखना है, यहाँ पहला लाइन देखो क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपल्सरी। क्वेश्चन जो 1 है वो कंपल्सरी होता है। व्हाट डू यू मीन बाई कंपल्सरी यार, मैं बताता हूँ। तो पहले कैंडिडेट आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू आंसर एनी 4 क्वेश्चन फ्रॉम द रिमेनिंग 5 क्वेश्चन। नहीं, यानी एक तो पहला नंबर कंपल्सरी कर दिया, फिर आपका बाकी 5 क्वेश्चन में से आपको 4 बनाना, 4 by 5। आउट ऑफ रेस्ट 5 क्वेश्चन यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चन, राइट? यस। तो टोटल मिला के 5 क्वेश्चन हो गए, 100 मार्क्स का पेपर है। इसका मतलब ये है कि पर क्वेश्चन आपका कितना हो जाएगा, 20 मार्क्स का हो जाएगा। इसका मतलब है कि यू आपके क्वेश्चन पेपर में 6 क्वेश्चन रहेंगे जो कि 20 मार्क्स का होएगा, 120 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसलिए मैं बोलता हूँ अक्सर बच्चों को यार, कि अभी लास्ट मोमेंट में ये आपके लिए काफी काम दे सकता है। ये पढ़ाने वाले जो होते हैं ना मार्किंग में, आई एम सॉरी टू से, कई बार अपनी रोटियां सेकने के लिए बच्चों को ना ये चैप्टर पढ़ लो, ये भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो, सब करा जाता है। मैं बोलता हूँ, मैं अपने बच्चों को बोलता हूँ, माइट भी हमसे बहुत लोग डिफर कर सकते हैं, लेकिन मेरा ओपिनियन ये है यार, सफिशियंट पे मत जाओ, एप्रोप्रिएट पे जाओ। सफिशियंट पे मत जाओ, एप्रोप्रिएट पे जाओ। मेरा मानना है आप 80 मार्क्स की ही तैयारी करो, प्रिपरेशन करो, लेकिन सॉलिड करो। भैया ये आईसीआई है, यहाँ ये बीकॉम की तरह मार्क्स लिखने से, 11 12 की तरह से कॉपी भरने से मार्क्स नहीं आता। योर ईच एंड एवरी लाइन इज चेक्ड, रादर इंस्टीट्यूट चेक्स आउट बिटवीन द लाइन, राइट ना? वॉल्यूमिनस आंसर से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं कह रहा हूँ बच्चों को तो पढ़ा दो 120 मार्क्स का, और बच्चा मेरा एग्जाम में जाके वो 70 से आगे बढ़ ही नहीं पाता। फायदा क्या यार, उतना प्रेशर में क्यों डाल दिया उसको? तो आप देख लो 6 क्वेश्चन हैं, तो एक तो आपको ऑप्शन मिल ही जा रहा है, आपको ऑप्शनल है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर छोटे छोटे चैप्टर्स जो आपको टीच करता है ना, आप प्लान कर सकते हो यार। 90 मार्क्स का क्वेश्चन बना के आप एग्जाम में आ जाए, जनरल स्टूडेंट जो 100 बनाते हैं यार, वो अबव द पार होते हैं, अबव द पार होते हैं। मैं अगर मीडियोकर स्टूडेंट की बात करूं तो दे डोंट बी एबल टू टच मोर देन 80, और दे हैंग समवेयर बिटवीन 90 एंड 80, 90 और 80 के बीच में लटक रहे होते हैं कहीं ना कहीं। तो थोड़ा सा इजी हो जाओ, अगर आपने कोई छोटा एक दो चैप्टर छोड़ दिया है ना, टॉपिक छोड़ दिया है ना, तो बर्डन लेने की जरूरत नहीं है, टर्न होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप काफी हो, आप काफी हो, 80 मार्क्स का प्रिपरेशन लेके जा रहे हो, यू आर वेल एंड गुड। अब देखो इसमें पहला नंबर कंपलसरी का मतलब ये होता है कि मान लो एक बंदा ने पहला नंबर क्वेश्चन छोड़ दिया, अब उसके पास कितने बच गए, 5 क्वेश्चन, और उस पांचों को उसने आंसर कर दिया, वो पांचों उसको आ रहा था अच्छे से। तो you might be feeling that, yeah, I have solved all the questions required. I mean, I have solved 5 questions of 20 marks each. It means I have solved the paper of 100 marks. But you are wrong here. इंस्टीट्यूट क्या करेगा, फर्स्ट 4 आंसर को चेक करेगा, पहला 4 क्वेश्चन चेक करेगा, और वही 4 आपका आंसर माना जाएगा, अगला पांचवा वो चेक भी नहीं करने जा रहा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 कंपल्सरी है, तो काउंटिंग अब 2 से शुरू होगा, 1 अब तक 2 3 4 5, यानी 4 क्वेश्चन जो और लिए जाएंगे आपके, माना जाएगा कि आपने 80 मार्क्स का क्वेश्चन बनाया है। कंपल्सरी का ये मतलब होता है, ये कतई मतलब नहीं होता है कंपल्सरी का कि आप ये ना लिखो तो फेल कर जाओगे, या आपको लिखना ही लिखना है, ऐसा कुछ नहीं है यार। बात यह है कि काउंटिंग यहां से शुरू होगी। अगर इस क्वेश्चन को छोड़ोगे तो चारों 4 क्वेश्चन ही बना पाओगे आप, यानी कि आपको 80 मार्क्स का पेपर माना जाएगा, ये इसका मतलब होता है। लेकिन आप मेरी बात मानो, पहला क्वेश्चन ही तो आपको तय कर देता है कि यार फेल करने जा रहे हो कि पास। एक्सेप्शन हैज नो रूल। कोई बच्चा बाकी 4 क्वेश्चन एकदम करेक्टली बनाते, अच्छी बात है, लेकिन यहां से एक इंप्रेशन भी बन जाता है। और ये जो ट्रू एंड फॉल्स का क्वेश्चन है, इसको तो यार बनाना ही चाहिए, है ना? हर आदमी को बनाना चाहिए इसको। तो आप देख लो यहाँ पे, ये देखो आपके ये 6 क्वेश्चन यहाँ से रहेंगे आपके, और यहाँ देखो क्वेश्चन का नेचर पहचानो, 1 का ए है, और ये कितने मार्क्स का है बेटा, 12 मार्क्स का, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का।
12 नंबर के हो गए, 8 नंबर और चाहिए होंगे। इसका मतलब है आगे 1A है तो बी भी होगा और सी भी हो सकता है, कुछ भी। तो थोड़ा चेक करते हैं। यहाँ देखो क्या लिखा है। यहाँ आपका सेकंड क्वेश्चन जो इसका जो सेकंड पार्ट लेके आ रहा है, वो लेके आ रहा है, आप देख लो यहाँ पे, वो बी लेके आ रहा है। ये कितने मार्क्स के हैं? 4 मार्क्स। और इधर सी लेके आ रहा है, ये देख लेते हैं कितने मार्क्स है। तो 12 4 16 हो गया अभी तक ना, 16 मार्क्स तक आप पहुंच गए। तो यकीनन ये 4 मार्क्स का होना चाहिए। तो देख लो आप यहाँ पे, ये कितने मार्क्स का लेके आ रहा है, यहाँ पर देखो 4 मार्क्स का ये लेके आ रहा है। ऐसे में 1 का ABC, पहला 12, दूसरा 4 और तीसरा 4, 12 4 16 4 20 नंबर का क्वेश्चन ये बन गया। तो इसमें ट्रू एंड फॉल्स अगर आप बना लेते हो ना यार, काफी आप कंफर्ट हो जाते हो और काफी आसान हो जाता है। अब यहाँ से पहली चीज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। हमारे बच्चे, मैं नॉर्मली उनका टेस्ट मैं लेते रहता हूँ, ऑन एन एवरेज मंथली टेस्ट या मंथ में 2 बार टेस्ट इनका हो जाता है सीए फाउंडेशन का, जो हमारे फेस टू फेस क्लास में रहते हैं। तो उसमें मैं उनको अक्सर ये बात कहता हूँ कि आप फ्रेश क्वेश्चन को फ्रेश पेपर पे स्टार्ट करो। यानी जैसे मान लो पेज नंबर 1 पे आप क्वेश्चन कर रहे थे और हाफ पेज में ही आपका आंसर फुल हो गया। तब ऐसा नहीं है कि इसका सेकंड पार्ट या सेकंड नंबर क्वेश्चन उसी पेज पे शुरू कर दे, क्योंकि नीचे में 50% पेज बाकी है। नो नो नो, आप क्या करेंगे कि फट से पेज आपको फ्लिप करना है, सेकंड पेज पे आना है और फिर वहां से क्वेश्चन स्टार्ट करना, लिखना। अगर 4 लाइन में भी आपका आंसर खत्म हो जाता है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको फ्रेश पेपर पे आना है। और ये जो एक तो बात ये हो गई, ये बात एकदम आदत की डाल लें आप। दूसरी बात, ये जो 1A लिखा हुआ है ना, तो जैसे ये मार्जिन जो होता है लेफ्ट साइड में, यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख लेते हैं। लेकिन प्रीफर ये किया जाता है और अच्छा तरीका ये है कि मान लो पहला पेपर है, पहला शीट है, तो यहाँ पर आप बीच में ऐसे 1A करके पूरा एक हेडिंग बना के लिखें और फिर यहाँ से क्वेश्चन लिखना शुरू करें। क्यों सर, इससे क्या फर्क पड़ेगा? यार देखिए, एक बात मैं बोलता हूँ, जो कॉपी चेक करता है ना, वो भी एक हमारे तुम्हारे जैसा इंसान है। जितना उसको तुम कंफर्ट फील कराओगे ना, जितना उसको तुम फैसिलिटेट करोगे ना, वो तुम्हारे, उस जाहिर सी बात है, तुम्हारे कॉपी से थोड़ा सा अच्छे मूड में इंटरेक्ट। नेचर है यार, किसी को फैसिलिटेट करोगे तो उसका पॉजिटिव बेंट ऑफ माइंड तुम्हारे लिए बनता ही है। तो फिर वो उसका साइकोलॉजी तुम्हारे लिए पॉजिटिव बनता है और फिर वो मार्क्स देता है। अब ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि गलत को सही दे देगा, लेकिन वो थोड़ा सा मार्क्स काटेगा नहीं, थोड़ा ठीक से मार्क्स। अब मैं इस बात को मैं दिखाता भी हूँ आपको कि जिस बंदे ने 80.5 मार्क्स कमाया है इस पेपर में, वो कैसा लिखा है। आओ हम लोग देखते हैं, ठीक है ना? क्या, चलो यहाँ देखो, एक सेकेंड रुको, मैं इसको और ऊपर लेता हूँ, पहले कॉपी देख लो। बेटा, ऐसे ही आपने भी, आपका भी चेक होगा। देखो यहाँ पर, ये फाउंडेशन पेपर नंबर 1, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग, और ये पूरा होता है। फिर उसके बाद यहाँ देखो 24 जून 22 यहाँ लिखा हुआ है, और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर उसका डिटेल सब खत्म कर ब्लैक कर दिया गया, जाहिर सी बात है, प्रिवेसी के लिए। अब यहाँ देखो, जब आप क्वेश्चन लिखोगे तो जो पेपर मिलेगा, ये कभी भूलना मत बेटा, इसको ना हम लोग कुछ नहीं समझते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। सारा डिटेल्स भरने के बाद आपके पास देखो यहाँ पर रहता है क्वेश्चन नंबर, फिर आपसे पूछा जाता है आपने कौन कौन सा अटेम्प्ट किया, और ABCDE भी रहता है यहाँ पर। तो जैसे क्वेश्चन 1 अटेम्प्ट किया, 2 अटेम्प्ट किया, 3 4 नहीं किया बंदे ने, 5 किया है, 6 किया है, तो देख लो 2 और 3 5 क्वेश्चन किया है। तो ऐसे आपने टिक मार्क कर देना है। और फिर यहाँ पे जैसे 1 में A था, B था, C था, तो एग्जामिनर यहाँ पे पता करे, बताएगा कि मैंने A में उसको कितना मार्क्स दिया, मैंने B में उसको कितना मार्क्स दिया, मैंने C में उसको कितना मार्क्स दिया। फिर एग्जामिनर यहाँ जोड़ के लिख लेता है। इसीलिए ये टिक कर देना एग्जामिनर के लिए आसान होता है, नहीं ये फैसिलिटेट करना हो। तो ये स्टाइल हो गया, पहली चीज, फर्स्ट पेज का जो 15 मिनट मिलेगा उसमें सारी चीजें भरनी है, जो कॉपी मिलती है के साथ प्रॉब्लम। अब उसके बाद से नेक्स्ट आ जाओ, मैं आपको बताऊं, देखो आंसर कैसे किया है एक बंदे ने, ये सब इंस्ट्रक्शन वगैरह रहेगा, सब ठीक है, अंडरस्टूड है यार। यहाँ पे आ जाओ, देखो। अब यहाँ से तुम थोड़ा सा ध्यान से देखो यार, फील करो, और लेट मी है, हाँ देखो,
क्वेश्चन नंबर 1 का ए, देखो बंदा ने कैसे बीच में लिखा है, ठीक है। और ये जो मार्जिन यहाँ पे है वहां पे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर ऐसा। अब देखो ये 1A यहाँ पे लिखा, एकदम हेडिंग बना के लिखा, एग्जामिनर को काफी आसान कर दिया, राइट ना। यस, दो दो नंबर के ये क्वेश्चन होते हैं। और देखो इंस्टीट्यूट ने इसको यहाँ पे 2 नंबर दिया, आप चेक करो, इस पहला पे उसको 2 नंबर मार्क्स मिला हुआ है। कितना बच्चों का एक कॉमन क्वेश्चन मेरे सामने आता है, सर कितना लाइन लिखना होगा सर। तो मैं हमेशा बोलता हूँ यार देख, लाइन कोई बहुत ज्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। हाँ, एक समरी आंसर देना होता है, टू द पॉइंट आंसर देना होता है। पेन में स्मार्टनेस होना चाहिए, पावर होना चाहिए तुम्हारे पास, कि तुम 2-3 लाइन में सारी बातें कह जाओ। तो मैं अक्सर अक्सर बोलता हूँ कि 2-3 लाइन खर्च करना जिस पे, कहीं 3-4 लाइन चले जाए तो कोई बहुत दिक्कत की बात नहीं है। जिस बंदे को देखो, अगर ये कायदे से लिखता तो 3 लाइन इनफ था, हालांकि ये चौथा लाइन में पहुंचा दिया, लेकिन इस बंदे को मैं दाद दूंगा। मैं अक्सर अपने बच्चों को यही बोलता हूँ, जो फेस टू फेस हमसे क्लास करते हैं, वो खास ध्यान दें। देखो हमेशा बोलता हूँ ना कि अपनी जो राइटिंग स्टार्ट करो ना, वहां पर जो पैरा एक थोड़ा सा छोड़ के देखो, यहां से इस बंदे ने लिखा है, यहाँ ये एक स्टाइल होता है लिखने का यार, ठीक है। अब देखो पूछा गया क्वेश्चन क्या और आंसर कैसे किया है, इससे भी तुमको काफी आइडिया मिलेगा। वो मैं दिखा के फिर इसका पेज में फ्लिप करता हूँ। देखो पहला क्वेश्चन क्या था एग्जाम का, ट्रू एंड फॉल्स में, सॉरी सॉरी मैं दूसरा पेज खोल लूँ, एक सेकंड। वेयर इज द क्वेश्चन प्लीज, या देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देखते बेटा, क्या था यहाँ पर, a claim that an enterprise is pursuing through legal process where the outcome is uncertain is a contingent liability। क्लेम का मतलब ये है बेटा, आपने यानी जिस बिजनेस के लिए आप काम कर रहे हो, अपना बिजनेस ने क्लेम किया है किसी के ऊपर, लीगल प्रोसेस के थ्रू, नहीं, लीगल प्रोसेस के थ्रू, लेकिन उसका आउटकम अनसर्टेन है, यानी हम केस जीत जाए तो हमें पैसा मिलेगा, अगर हम केस हार गए तो हमें नहीं मिलेगा। तो पूछ रहा है ये कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी है। तो अब सोचो कि मैं अगर जीत जाऊंगा केस तो मुझे पैसा मिलेगा, हार जाऊंगा तो देना नहीं पड़ेगा, यानी देने की बात तो कहीं आ ही नहीं रही है। इसका मतलब क्या है कि ये कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी नहीं है, ये कॉन्टिजेंट एसेट्स है हमारे। बहरहाल मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाने आपको नहीं बैठा हूं, बस एक बात मैंने कह दी कि कितना लिखना है, कैसे लिखना, वो दिखाने के लिए। ये हमारे लिए कॉन्टिजेंट एसेट्स होगा, लाइबिलिटी तो नहीं होगी, इसलिए हमारे लिए फॉल्स आंसर है। तो देखो उस बंदे ने फॉल्स लिख के रीजन कैसे दिया है, मैं आपको कॉपी दिखाता हूँ, और उसको 2 में 2 मार्क्स मिला है, ठीक है। अब मैं उसकी कॉपी दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे कॉपी देखो, बंदे ने लिखा फॉल्स, सबसे पहला कमेंट ये होता है फॉल्स। फिर लिखा यहाँ पे a claim that an enterprise is pursuing through legal process where the outcome is uncertain is a contingent asset। एकदम सिंपल आंसर, टू द पॉइंट आंसर, वो लंबा चौड़ा लमतरीन बना के लिखने की कोई बात नहीं। आप देखो यहाँ पर बंदे को जब लिखा ऐसा, तो यहाँ देखो मार्क्स ग्रीन कलर से दिख रहा है, 2 में 2 मार्क्स में, राइट ना। तो ये बेटा इसका पूरा ध्यान रखोगे तुम लोग। अब आगे आ जाओ, मैं दिखाता हूं, देखो ऐसे लिखता गया लिखता गया लिखता गया, 6 केसेस यहाँ पे बना लिया इसने, 1A आंसर यहाँ पे इसका फिनिश, एंड हो गया, राइट। अब देखो इसकी कॉपी तुम लोग देखो, मैं ध्यान से दिखा रहा हूँ, कितनी सारी कॉपी बची हुई है इसके, अभी यहाँ पर देखो ये पूरा पेज बचा हुआ है। अपनी आदत है, क्या करेंगे हम लोग फट से, बहुत करेंगे तो सर की बात मान लेंगे, यहाँ 1B लिख देंगे और फिर यहाँ से शुरू हो जाएंगे, यही करेंगे ना हम लोग बहुत। अदरवाइज हम लोगों को तो यहाँ 1B लिखने की आदत है। इस बंदे ने यहाँ कुछ भी नहीं लिखा, पेज को ब्लैंक छोड़ दिया। अब इससे ये आगे बढ़ रहा है, अब इससे ये आगे बढ़ रहा है, और आगे बढ़ के देखो यहाँ पर तुम लोगों को जो मैं बात बोल रहा था, और यहाँ देखो अपना 1B नेक्स्ट पेज से शुरू किया, 1B नेक्स्ट पेज से शुरू किया, राइट ना। यस, और फिर यहाँ पर इस बंदे ने जो थियरी था लिखा। अब ये थियरी देखो, जो 4 नंबर की थियरी याद है ना, B नंबर क्वेश्चन 4 का था, उसमें 2 सवाल था, एक मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, एक पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। अब ये 2 नंबर में बच्चे ने ये लिखा है, ये 2 नंबर में लिखा है, राइट ना। और फिर इसके नीचे देखो, आ, इस बंदे ने फिर यहाँ पे लिखा है,
अब यहाँ पे 1B खत्म हो गया, हालांकि इस बच्चे के पास अभी भी बहुत सारा पेज बचा हुआ है। यहाँ पर चाहता तो तुम्हारे जैसा यहाँ से 1C नंबर शुरू कर देता, 1 का C। लेकिन तुम देखो कि यहाँ पे ये कुछ भी नहीं लिखा, और फिर नेक्स्ट पे आके यहाँ लिख रहा है 1C, यहाँ से 1C शुरू हो गया। राइट ना? यस। तो इसलिए मैं कहता हूं कि आप हमेशा, चाहे वो क्वेश्चन का पार्ट ही क्यों ना हो, ABC क्यों ना हो, आप फ्रेश पेज पे शुरू किया करो। और कभी भी क्वेश्चन नंबर जो लिखो, ये ऊपर में लिखा करो। ये कभी भी लिखो, ये ऊपर में लिखा करो। राइट ना? यस। अब मैं आपको नेक्स्ट इसके कॉपी पे और फ्लिप कराता हूँ। अब तुमको मैं एक चीज और बोलूंगा जो एग्जाम में आपने खास ध्यान रखना है। अब देखो मैं यहाँ दिखाता हूँ कुछ बात, मैं आपको यहाँ कहता हूँ। ये दो बातें जो मैं आज शेयर किया बहुत इंपॉर्टेंट। जब इसने इस क्वेश्चन को बनाया तो नीचे में कुछ कुछ डिटेल्स डाला, यानी क्वेश्चन के बनाने में जो जो इसको लगता है कि क्लैरिफाई कर देना चाहिए, वो बेचारा क्लैरिफाई किया है। नीचे में 1 लिख के, 2 लिख के, 3 लिख के, 4 लिख के, ये सारी चीजें उसने एक्सप्लेन किया है। एक्सप्लेन, जिसको हम लोग कहते हैं वर्किंग नोट। हम लोग की एक आदत क्या है, कैलकुलेटर पे कंप्यूट कर लेते हैं, और हमें लगता है कि छोटी सी चीजें कहने सुनने की जरूरत क्या है, और उसको हम लोग आराम से क्या कर लेते हैं, आंसर फाइनल लिख के चले जाते हैं। एंड वी एक्सपेक्ट कि हमें 4 में 4 मिलना चाहिए, 6 में 6 मिलना चाहिए। My dear students, you have to make your examiner feel, yeah, sir, I know everything, and you have to write on paper. इसलिए मैं बच्चों को थोड़ा सा मैं ऐसे मजाक में बोलता हूँ कि अगर मन में कैलकुलेशन किया तो एग्जामिनर भी मन में मार्क्स लेके निकल जाएगा, फिर चले जाओगे आप काम से। तो आप देखो, वर्किंग नोट्स प्रॉपरली करना है। क्यों? क्योंकि सीए इंस्टीट्यूट क्लियरली अपने क्वेश्चन पेपर पर देखो शुरू में ही बोल देता है, इस लाइन को पढ़ो, देखो तुमको समझ में आ जाएगी क्या बोला है। वर्किंग नोट शुड फॉर्म पार्ट ऑफ रिस्पेक्टिव आंसर। हर क्वेश्चन में अगर आपको लगता है कुछ क्लैरिफाई करना है, वर्किंग नोट्स आपको डालना पड़ेगा क्लैरिफाई करने के लिए, और वो आपके आंसर का हिस्सा है। वहां पे आपको मार्क्स मिलता है, अदरवाइज आपको मार्क्स नहीं, कट जाएंगे, आई मीन कट जाएंगे मार्क्स आपको। राइट ना? यस। तो ये आपको खास ध्यान देना है कि वर्किंग नोट लिखना है, और मैं उसकी कॉपी से आपको गो थ्रू कराता हूँ, बहुत सारे आइडिया आपको जनरेट होंगे। और देखो यहाँ पर, और फिर यहाँ पे इस बंदे ने क्वेश्चन को एंड किया, काफी पेज खाली है, देख लो तुम, लगभग पूरा पेज खाली है। नहीं, 90% पेज खाली है, 10% यूज किया, बट स्टिल इस बंदे ने इस पेज को छोड़ के फिर फ्रेश पेज पे आ गया। और देखो ये टाइम, फिर यहाँ क्या लिखा, 2A, और फिर यहां से बनाना शुरू किया पूरा। राइट ना? अब देखो यहाँ पे इंस्टीट्यूट साइड में जो जगह बचती है ना, डायरेक्ट लिखता है यहाँ पे, इंस्ट्रक्शन देता है यहाँ कुछ भी ना लिखें, क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को देखा है इस मार्जिन में कैलकुलेशन करते हुए। तो गलत है। आपको वर्किंग नोट फ्रेश पेज पे करना है, हेडिंग बनाओ वर्किंग नोट्स और वहां पे करो आराम से। और इस बंदे ने यहाँ पे लिखा। अब एक चीज देखो, यहाँ क्रेडिट लिखा, डेबिट लिखा, इसमें रुपये का साइन दे दिया, ये सब प्रोफेशनलिज्म है, देना चाहिए ये सब। नहीं, डेट लिखा और रुपये का साइन दे रहे हैं, डॉलर है तो डॉलर का साइन दे रहे हैं। जो भी, ये मत समझे कि नहीं वो तो एग्जामिनर जान ही रहा है कि रुपया में क्वेश्चन है तो रुपया में ये भी हो। और ये ऊपर में क्या लिखा है, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, A/C नहीं लिखा है, ACCOUNT, यानी फुल फॉर्म लिखा है। छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये आपने एग्जाम में काफी मायने रखते हैं, आपके मार्क्स को इनहेंस कर रहे हैं। तो प्लीज, जो मैंने लाइन बोला ना, लीव नो स्टोन अनटर्न टू बैग मार्क्स, हाँ, कोई भी ऐसी चीजें ना छोड़ो जिससे एग्जामिनर मार्क्स। देखो वर्किंग नोट लिखा है बंदा ने, हेडिंग बना के पूरा, ये हेडिंग बना के, हमारे पंटर जो तुम लोग पढ़ते हो मेरे पास, अब फिल करो जो मैं सारी बातें बोलता हूँ। वर्किंग नोट्स का हेडिंग बनाना है, फिर 1 2 कर करके ऐसे कर करके आपको दिखाना है, और फ्रेश पेज पे आपको फ्रेश आंसर करना है, जो पूछा जाए वो। वर्किंग नोट्स के लिए पूरा पेज पे, ना कि साइड में कहीं पे करना है। ठीक है? तो एक चीज आप ये आइडिया बनाओगे, और वर्किंग नोट्स देखो पूरा पूरा खुल के बंदे ने किया है। फिर देखो 2B का आंसर ऐसे किया है, नहीं, और फिर बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट 2C का है, ABC सब अलग अलग पेज पे बनाया है। राइट ना? और इंस्टीट्यूट जो मार्किंग करता चला जा रहा है, वो स्टेप मार्किंग करता चला जा रहा है, देखो स्टेप 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 स्टेप। इसलिए मैं बोलता हूँ कि अकाउंटिंग में बेटा, अगर आपने क्वेश्चन बनाया
कुछ लाइन सही है, कुछ लाइन गलत है, फिर भी आपको कुछ ना कुछ मार्क्स आ जाए, कुछ ना कुछ मार्क्स आपको आ ही जाएगा। इसीलिए इसमें बहुत ज्यादा डरने वरने की जरूरत नहीं है कि मेरा टैली नहीं किया बैलेंस शीट या मेरा मिला नहीं, लेकिन आपको लगता है कि हाँ एक दो आइटम था ना मेरे को परेशान कर रहा था, बाकी सब ठीक है, तो मार्क्स आएंगे, आपको मार्क्स आएंगे। वीडियो लंबा हो जाएगा, ये मैं बात कह रहा था। तो ये छोटी छोटी चीजें आप फॉलो करोगे, ठीक है ना, फ्रेश पेज पे फ्रेश आंसर लिखोगे, और प्रेजेंटेशन नीट एंड क्लियर होना चाहिए, और आपका वर्किंग नोट्स काफी प्रॉपरली होना चाहिए। कंपलसरी क्वेश्चन का मतलब आपको मैंने बता दिया। अब तुम्हारे लास्ट आवर चल रहे हैं, जिस चैप्टर को तुमने पढ़ा ही नहीं है, तो एंड ऑफ द डेज में न्यू चैप्टर नहीं पढ़े जाते बेटा। एंड ऑफ द डेज में जो तुमने पढ़ा है ना, सिर्फ उसी को पढ़ना, और उसी पे गट्स लाने की कोशिश करना। दूसरी बात यह है कि है प्रॉपर स्लीप, सोने जाओ, जब जाओगे एग्जाम देने तो रात में बढ़िया से सोओगे। एक दिन रात भर जग के पढ़ने से कुछ नहीं होगा, मॉर्निंग में फ्रेश होके जाओ। हमारे एक सर कहा करते थे कि एक दिन पहले रात में सैलून जाओ, थोड़ा फ्रेश हो जाओ, थोड़ा मसाज वसाज कराओ, खूब अच्छे से जाके सो, राइट ना। और जब आप एग्जाम सेंटर पे जाएं एग्जाम देने के लिए, तो कोई पहले क्वेश्चन का डिस्कशन किसी से नहीं होएगा, आप नॉर्मल रहो। ये ना, कुछ बच्चों की आदत होती है दरख्त के नीचे बैठ के पढ़ रहे हैं, कोई रिक्शा पे पढ़ रहा है, कोई ऑटो पढ़ रहा है, कोई कहीं बैठ के पढ़ रहा है। नहीं, अरे क्या है, व्हाट इज दिस, जो पढ़ना था पढ़ लिया, लास्ट मोमेंट में पढ़ने से सिर्फ है वो क्रिएट होता है। इजी होके जाओ, कूल होके जाओ, आप अच्छा करके आओगे। नहीं, और मेरी तरफ से आप सबको ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।